समय को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बोलेंगे। और इसमें क्या करेंगे, मेजर काम रिड्यूस करेंगे हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तुड़ाई के बाद होने वाले जो हानि है उनको कम करेंगे, कम से कम हानि हो, है कि नहीं। इंक्रीज मार्केट वैल्यू थ्रू वैल्यू एडिशन, ये सारे क्या है, फंक्शन है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ज्यादातर किए जा रहे हैं, है ना। अब ये सब काम बहुत पहले से चलते आ रहा है। हमारे दाई लोग क्या करते हैं, टमाटर हुआ बहुत सारा बाड़ी में, काट पीट के सुखा दिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसा इतिहास देखेंगे। सबसे पहले ये चीज नोट कर लीजिए, अगर इंडिया में सबसे पहला फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना था, वो कहां बना था, मुंबई महाराष्ट्र में 1935 में। इंडस्ट्री की बात कर रहा है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे प्रोसेसिंग किया जाता है, केचप बनाया जा रहा हो, चिप्स बनाया जा रहा हो, कुछ भी XYZ बनाया जा रहा हो। कहां किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र 1935 में, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि यही बात से इतिहास चालू हुआ, बहुत पहले से चालू हो गया था। निकोलस अपार्ट ने केनिंग स्टार्ट किया था, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन आप लोग ये बताइए, अगर आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए पोस्ट हार्वेस्ट की स्टडी कर रहे हैं हम, है ना, तो पोस्ट हार्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो कारण पता किया जाएगा ना, उसके बाद ही तो उपाय लोगे। अब आपको तबीयत खराब ही नहीं है, जबरदस्ती का गोली दवाई खाओगे तो गड़बड़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समस्या जानेंगे क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो ये पोस्ट हार्वेस्ट की शुरुआत हुई थी वो समस्या से हुई थी, है कि नहीं। समस्या कब थी, 1747, आगे लिख दूंगा मैं स्पेशली, ठीक है, 1747 से 49, लगभग 1749 लिखिए, ठीक है। इस सन में क्या देखा गया, सबसे पहला जो स्पॉइलेज फूड या फिर फ्रूट या फिर वेजिटेबल, इन सभी चीज का जो डिटोरिएशन है या फिर खराब होना, इसको एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1749 में। और यही दौर था सबसे पहले जब हम लोग प्रोसेसिंग के बारे में सोचने लगे, क्योंकि सब्जियां खराब हो जाती थी, धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगी, भूखमरी आने लगा, है कि नहीं। आलू के जो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो है उसके कारण भी बहुत भूखमरी आया, वार्ड डिजीज के कारण भूखमरी आया। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण होते गए जिसके कारण हमको इसे डेवलप करना पड़ा। शुरुआत कब हुई, 1947 में, सॉरी 1949 में, जब हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स के स्पॉइलेज को अच्छे से स्टडी कर लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लियो ना, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो केनिंग स्टार्ट किया गया, ये इतिहास की बात है। फादर ऑफ केनिंग किसे कहा जा रहा है, आप लोग जानते होंगे कई लोग, निकोलस अपार्ट, ठीक है। निकोलस अपार्ट जो इनका नाम था, कहां के थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। 1804 की बात है। निकोलस अपार्ट ने सबसे पहले क्या किया, अपार्टाइजेशन किया, यानी कि केनिंग किया, ठीक है। केनिंग किया, किस चीज की केनिंग की, ये भी आप लोग याद रखिए, तो मीट की। सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट केन में भरा गया, वो था मीट, ठीक है, मांस। और कब किया गया, किसके दौरान किया गया, तो बात चल रही थी वर्ल्ड वार की। अब ये फ्रांस के थे, वर्ल्ड वार चल रहा था। अब फ्रांस जो है नियर बाई है किसके, समंदर के, है कि नहीं, यूरोप कंट्रियन उधर साइड नॉर्दर्न एरिया में। वहां समंदर में क्या है, लोग जहाज में रहते थे, कई कई महीनों तक रहते थे, एक एक महीने, दो दो महीने तक। तो खाना यार खराब होना ऑब्वियसली बात है कि नहीं। तो इसके लिए क्या किए, मांस को केनिंग करने लगे, मांस को केन कर करके भेजने लगे, और देखे कि जो केन वाला मीट है वो बहुत धीरे खराब हो रहा है, खराब तो हो रहा है लेकिन बहुत धीरे। तो शुरुआत ऐसे ही हुई। कहां के थे, फ्रांस के थे, वर्ल्ड वार की बात थी, ठीक है। फर्स्ट प्रिजर्व्ड द फूड इन ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर में सबसे पहले प्रिजर्व किया गया। और एक बुक लिखा, इसके बाद एक बुक लिखा, बुक का नाम था द आर्ट ऑफ प्रिजर्वेटिंग एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंस फॉर मेनी ईयर, ठीक है, कई वर्षों तक, फॉर मेनी ईयर्स।
ये बुक लिखे, कई बार पूछ लेता है। और आजकल के डेट में तो ये बुक वाला डिमांड बहुत चल रहा है, ये बुक किसने लिखा, वो बुक किसने लिखा, है कि नहीं। लुक टू द लैंड बुक किसने लिखा, ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भले ही हमारे सिलेबस में नहीं दिया हो लिखित रूप से, लेकिन मैं बता दूं आज की डेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड क्या है, बायो पेस्टिसाइड क्या है, बायो फर्टिलाइजर में अपना राइजोबियम वगैरह वगैरह, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद, जैसे पहले मान लो अगर 20 रुपए का कोई चीज हम बेचते थे प्रोसेस करके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के आने के बाद उसी को हम लोग 100 रुपए बेच पा रहे हैं, तो मतलब वो और डबलाइजेशन है प्रोडक्ट का, क्वालिटी का, ठीक है। और इसमें भी रिलेट किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोसेसिंग के तहत भी रिलेट किया जाएगा। आजकल बहुत सारे मार्केट में नाम चल रहे हैं ऑर्गेनिक इंडिया करके, है कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट अगर बिक रहा है और अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनाया हुआ प्रोडक्ट है तो उसके नीचे नाम टैग लिखा रहता है ऑर्गेनिक इंडिया, यही एक नाम है जिसके नाम से बिकता है चीजें। तो ऑर्गेनिक के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आ गया अपार्टाइजेशन, इसीलिए इसको अपार्ट नाम से दिया गया है, अपार्टाइजेशन। फ्रांस के थे, ठीक है, ग्लास कंटेनर में मांस को, मीट को प्रिजर्व किया। बुक लिखे द आर्ट ऑफ प्रिजर्वेटिंग एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंस फॉर मेनी ईयर, ये बुक लिख दी है। अब थोड़ा सा और दो चार चीजें प्रिजर्वेटिंग से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला, हाँ लाइव वाले कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए लाइव वाले। चलिए आवाज आ रही होगी, कुछ नहीं आ रही होगी तो बताना। फादर ऑफ एसेप्टिक केनिंग, एसेप्टिक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। एसेप्टिक मतलब जो, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन से रहित, है कि नहीं, इन्फेक्शन से रहित। अब ये निकोलस अपार्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, अपार्टाइजेशन किए, केनिंग किए, लेकिन उस समय क्या नहीं आया था, पास्चुराइजेशन आया था क्या, पास्चुराइजेशन आया था 1864 में। तब तक तो भाई अगर केनिंग में रख देती चीजें खराब होती ही होती। धीरे धीरे फिर मार्टिन ने आया और बताया कि केनिंग करो भैया, लेकिन उसको एसेप्टिक बना के, यानी कि पहले पास्चुराइज करो, पहले स्टरलाइज करो बॉटल को, जिससे बॉटल के अंदर बीमारी ना रहे, जिससे और लंबा चलेगा। तो ये किसने दिया था, मार्टिन ने। ये एक हो गया। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन, फादर ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन कौन थे, जेम्स हैरिसन, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन जेम्स हैरिसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, रेफ्रिजरेशन को जो है क्वालिटी दिया। आज की डेट में जो रेफ्रिजरेटर आप लोग के घर में रहता है कि नहीं, जिसको फ्रिज बोलते हो आप लोग, रेफ्रिजरेशन है वो एक्चुअली में, ठीक है। वो किसने दिया, जेम्स हैरिसन ने दिया। द टर्म क्लाइमेट्रिक फलों से रिलेटेड है, पकने से रिलेटेड है, पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड है, किसने दिया, क्लाइमेट्रिक टर्म दिया, साथ ही साथ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, ये दोनों किसने दिया, किड एंड वेस्ट ने, किड एंड वेस्ट ने 1925 में, ठीक है। ये दोनों टर्म याद रखिए। हु कॉइन्ड द टर्म क्लाइमेट्रिक पूछा जाता है। ठीक है, इतना लिख लिए होगे। आगे देखिए और क्या था सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया में अभी बहुत फेमस चल रहा है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, सुने हो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे आगे। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किसने दिया था, एसके रॉय ने, एसके रॉय ने दिया था। और इसको प्रपोज किया था किसके पास, आईएआरआई के पास, ठीक है। आईएआरआई के ये वर्क करते थे एसके रॉय, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, ठीक है। अब ये कैसे कह रहे हैं जीरो एनर्जी, बोले तो इसमें हम लोग ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और ना ही किसी अदर सब्सटेंस का यूज करेंगे, नेचुरल चीजें। जैसे कि एग्जांपल बता दूं, ये एक प्रकार का गड्ढा खोदे जमीन में, दो प्रकार के लेयर बनाए, लेयर के बीच का स्पेस यही रहेगा, बीच में रेत डाल दिए,
बीच में रेत डाल दिए और ऊपर से ढकने का मटेरियल क्या, जूट का जो बोरी होता है ना, उससे ढक दिए। यहाँ का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर सकते हैं। बाहर भले ही 20 डिग्री सेल्सियस हो, 30 हो, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 10 मेंटेन रहेगा। तो है कि नहीं इफेक्टिव? अरे भैया, अगर हम लोग भले ही 1-2 डिग्री नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन चीजें थोड़ी लेट में खराब हो रही है, क्या दिक्कत है? ऐसे ही मैं आप लोग को बताऊं, जब मैं 11वीं क्लास में था, 12वीं क्लास में, तो मैं इससे रिलेटेड एक मॉडल प्रेजेंट किया था। उसमें पॉट इन पॉट फूड प्रिजर्वेशन था। जैसे कि ये है जीरो एनर्जी कूल चेम्बर, इसमें लेयर वाइज करते हैं अपन लोग। खप्पर का यूज, खप्पर जान रहे हो, काली माता वाला ऐसा करके खप्पर है ना। तो एक बड़ा खप्पर, एक छोटा खप्पर, बीच में भर दिए रेत, यहाँ पे रख दिए सब्जी, ठीक है, प्रिजर्वेशन बढ़ गया, टेम्परेचर कंट्रोल, है कि नहीं? सस्ता इलाज, तुरंत में बनेगा। 2 ठो मटका रखाया पुराना घर में, काट पीट के जोड़ दो, बन गया। सेम जो है प्रिंसिपल पे काम करता है जीरो एनर्जी कूल चेम्बर, ठीक है। इसके बाद और क्या है? एथिलीन किससे रिलेटेड है? एथिलीन जो कि राइपनिंग हार्मोन है, जेन ने दिया था, है कि नहीं? जेन ने बताया था कि जो एथिलीन होते हैं वो नेचुरली प्लांट के द्वारा या फिर फ्रूट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कैसे बताया? एक साइड में रख दिया पपीता, उसी के जस्ट बगल में रख दिया केला, ठीक है, दोनों क्लाइमेट्रिक नेचर के हैं। पपीता बहुत जल्दी रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, खराब होने का रेट भी बहुत ज्यादा है। इससे जो एथिलीन निकला, यानी कि एथिलीन क्या है? गैसियस फॉर्म है, निकला। बनाना को भी बहुत जल्दी पका दिया, बनाना जो 10 दिन में पकता है उसको 2-4 दिन में पका दिया। ऐसे करके बताया कि एथिलीन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि फलों को पकाने में काम आता है और ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। अब कई ठो आर्टिफिशियली इसके बाद बनने लगा, इथेफोन, इथेरल, है कि नहीं, हार्मोन्स। तो फिलहाल ये आप लोग याद रखिए, एथिलीन किसने मतलब बताया कि एथिलीन का काम क्या है? तो कौन है? जेन ने बताया। आगे देखिए अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इससे पहले और एक चीज लिख लीजिए आप। सबसे पहले अगर फ्रूट और वेजिटेबल का केनिंग करना जो स्टार्ट हुआ, कब हुआ? 1927 में, 1927 में, ठीक है। सबसे पहले केनिंग स्टार्ट हुआ फ्रूट एंड वेजिटेबल का। जो सबसे पहले हुआ था वो किसका था? मीट का था। अब हम लोग कर रहे हैं क्या? फ्रूट एंड वेजिटेबल 1927। उससे पहले एक और इतिहास है, 1857। इस समय में क्या हुआ था? सबसे पहले फ्रूट और वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ कॉलोनी बना के, यानी कि एक मैनर के साथ, ठीक है। मैनर के साथ अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनाइज मैनर के साथ, यहां पे लिख देता हूं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर के साथ स्टार्ट हुआ? प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है। ये दोनों भी याद रखिए, पूछा जा सकता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। इससे पहले एक और इतिहास था क्या? अपार्टाइजेशन, जो कि इसी से रिलेटेड है कि नहीं? यहां पे लिख देता हूं अपार्टाइजेशन। ईयर कब की बात है? सॉरी यार, अपार्टाइजेशन तो बता दिए हैं। पास्चुराइजेशन किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था, तो आप लोग जान रहे हो, लुईस पास्चर ने। यहां पे लिख देता हूं लुईस पास्चर। ईयर पूछ लिया जाता है क्योंकि ये तो सब बता देंगे, ठीक है। ईयर क्या है? 1864, 1864। अपार्टाइजेशन ही आ रहा है, क्या है? पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन क्या है ये तो आप लोग जान रहे हो, क्या है बता दीजिए। हाँ, बड़ा ही सीधा सा शब्द है, उस पे लो टेम्परेचर में हानिकारक जीवाणुओं को मारना, है कि नहीं? लाभदायक जीवाणुओं को भी अगर हम लोग मार देंगे तो वो क्या होगा? स्टरलाइजेशन होगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर
यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो क्या होगा, स्टरलाइजेशन, जिसमें दोनों प्रकार के कीटाणु बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, चाहे फायदेमंद हो चाहे हानिकारक। लेकिन जो पास्चुराइजेशन होता है इसका ज्यादातर टेम्परेचर कितना होता है, 70 से 90, 100 नहीं जाएगा, ठीक है, या 100 के पार कभी नहीं जाएगा। 70 से 90 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट तक हम लोग क्या करेंगे, पास्चुराइजेशन करेंगे, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाए। ज्यादातर मिल्क में किया जाता है कि नहीं। ये एक मेथड है स्टोर करने का। अब ये सब हम लोग क्यों करते हैं, देखिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ज्यादातर कैसे कैसे होता है। कॉमनली सबसे पहला मेटाबॉलिक में क्या हो गया, धीरे धीरे भाई वो चेंजेस तो आ रहे हैं। हम लोग बचपन में छोटे से थे, अब बड़े हो गए हैं, कुछ दिन बाद डोकरा हो जाएंगे, है कि नहीं। वैसे ही इनमें क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के द्वारा जो डिटोरियोरेशन है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं, उम्र आगे बढ़ती चली जाएगी। दूसरा क्या है, मैकेनिकल कारण, भर के ले जा रहे हैं बोरी में, 2 जगह पटक दिए तो उधर से क्या है, 2 ठो सड़ गया, 2 ठो सड़ा, पूरा धीरे धीरे सब सड़ गया, मैकेनिकल कारण। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट भी जैसे कि राइपनिंग भी एक डेवलपमेंट है, राइपनिंग एक डेवलपमेंट है कि नहीं है, कि ऐसे तो नहीं है कि खराब कर दे रहा है राइपनिंग, डेवलपमेंट है, खराब हो जा रहा है वो अलग बात है कि नहीं। वहीं और क्या है, पैरासिटिक या फिर डिजीज, इंसेक्ट लग गया, पेस्ट लग गया, बीमारी लग गया। फिजियोलॉजिकल डिटोरियोरेशन, इस पे क्या आ गया, फिजियोलॉजिकल एक आध दो आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे पोटैटो में हो गया, स्प्राउटिंग आ गया, है ना, पोटैटो में स्प्राउटिंग आ गया, पोटैटो में स्प्राउटिंग आ गया। और ऐसे सिर्फ पोटैटो में नहीं, ओनियन में भी आ गया, गार्लिक में भी आ गया स्प्राउटिंग। या फिर सीड को स्टोर करके रखे हैं, साला जर्मिनेट हो गया, जाओ, अब कौन पूछेगा उसको, मार्केट वैल्यू खत्म होगा। लेकिन समटाइम्स गेहूं, आप लोग जानते हो, अंकुरित गेहूं का जो दारू बनाते हैं, है कि नहीं, पहले गेहूं को अंकुरित कर लो, फिर उससे जो फर्मेंटेशन करो, उससे जो लिकर बने, उसकी वैल्यू और भी ज्यादा है एज अ नॉर्मल वीट, है कि नहीं। तो जर्मिनेट होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे गलत बात हो जा रहा है। चना को जर्मिनेट करके क्या करोगे भाई, खाने के टाइम में भले हो जाए, अलग बात ये है। तो क्या है, फिजियोलॉजिकल डिटोरियोरेशन भी कारण है। अब प्रिजर्वेशन से रिलेटेड 2-4 टर्म्स जो कि एकदम कॉमन है, जैसे कि प्रिजर्वेशन अगर इंडिया में हम लोग कर रहे हैं, मान लो 100 किलो टमाटर हो रहा है, कितना प्रिजर्व कर रहे हैं, खाली 2 से 3%। बताओ, इतना कम है। जबकि वैल्यू देख लो भैया, आप खुद ही देख लो, 5 रुपए का लेस खरीदने जाओ, एक ठो आलू भी नहीं डला होगा, डला रहता है क्या, बता दो, खाली नाइट्रोजन का हवा भर देते हैं, पूरा पैक। अब बताइए नाइट्रोजन ही क्यों डालते हैं, या फिर अगर हम लोग चिप्स वगैरह कुरकुरे बना रहे हैं तो कौन सा गैस डालते हैं, क्यों डालते हैं, बता दीजिए। लाइव वाले भी बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग समझिए कि नाइट्रोजन इसलिए हम लोग यूज करते हैं, पहला चीज तो नाइट्रोजन ही यूज करते हैं, इतना फिक्स है। नाइट्रोजन 2 फॉर्म में पाया जा रहा है, कौन कौन सा, गैसियस फॉर्म में भी होता है, प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में भी होता है। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, गैसियस फॉर्म। एनवायरमेंट में कितना नाइट्रोजन, 78, है कि नहीं। अब इतना ज्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद भी कुछ हो रहा है कि आपको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, इससे नहीं पड़ रहा है ना। ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है, बायोलॉजिकल नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है। ये किसी भी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसका यूज करते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो कितना परसेंट हम लोग खाली प्रिजर्व कर रहे हैं, 2 से 3%। सिर्फ टमाटर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर प्रोडक्ट जितना भी हम लोग प्रोड्यूस निकालते हैं, चावल, धान, गेहूं, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, जितना भी, सब में खाली 2 से 3% ही हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इसका रेट बढ़ाना है, बहुत जरूरी है, वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है। कब महामारी आ जाए क्या भरोसा भाई, है कि नहीं। वो जो वेयर हाउस वाले हैं, चावल स्टोर करके तो रख दिए हैं, पता चले अंदर ही अंदर कुछ कीड़ा वीड़ा फैल गया है, सब बर्बाद, महामारी आ जाएगा। तो ये जरूरी है। टोटल पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात करें तो 25 से 40%, ठीक है।
जितना भी हम लोग प्रोड्यूस निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस तुरंत कंज्यूम कर लिए अच्छी बात, लेकिन अगर बाद के लिए बचा के रखे तो उसमें से 25 से 40% खराब हो जाएगा। और हाईएस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अगर किसी फ्रूट में देखा गया है तो वो कौन सा है? पपाया। पपाया बहुत जल्दी राइप होता है, क्लाइमेट्रिक नेचर का होता है, खुद खराब होगा दूसरे को भी कर देगा अगर अगल बगल में और कुछ रखे हो तो। कितना है? 85 से 90%। इसीलिए इसको तुरंत तोड़ो, तुरंत खाओ, खत्म करो, कोई बचाने वाला काम नहीं। सेम कंडीशन किस में होता है? मस्क मेलन में। मस्क मेलन भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना। सिट्रस खराब हो रहा है, ग्रेप्स खराब हो रहे हैं, कॉलीफ्लावर, सबसे ज्यादा कॉलीफ्लावर खराब होता है वेजिटेबल में, और वो भी किसके द्वारा? रॉट के द्वारा। रॉट बोले तो सड़न, है कि नहीं? टोमेटो भी खराब हो जा रहा है, ओनियन, ये सारी चीजें हैं जो कि खराब हो रही हैं। इन्हीं से बचने के लिए हम लोग प्रिजर्वेशन को महत्व दे रहे हैं, है कि नहीं? तो इतना लिख लिए होगे, आगे बढ़े। आगे देखिए, और हाईएस्ट अगर प्रोसेसिंग किया जाता है किसी वेजिटेबल का पूरे इंडिया में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो है टमाटर। टमाटर का सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग किया जाता है केचप सॉस बनाने के लिए, है कि नहीं? और अगर केनिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा केनिंग किसका किया जा रहा है? पी का, मटर का किया जा रहा है। मटर, केंड मटर बहुत मिलता है, फ्रोजन मटर बहुत मिलता है, ड्राइड मटर बहुत मिलता है। मटर ऐसा है जो तीनों फॉर्म में इसको बना दे रहे हैं, है कि नहीं? इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि जो वेजिटेबल होते हैं कैसे नेचर के हो रहे हैं, एल्कलाइन नेचर के हो रहे हैं, ठीक है। फ्रूट जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग केमिकल डालेंगे, अलग अलग प्रकार के डिब्बे में भरेंगे इसको, एक ही टाइप का तो नहीं रहेगा ना, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस इसको अटैक करेंगे, तो इसके बारे में देखेंगे। और अगर हम लोग बात करें पिकल की, अचार की, तो सबसे ज्यादा अचार बनाया जाता है किसका? कुकुम्बर का। मोस्ट फेमस अचार अगर कोई है तो वो कुकुम्बर है पूरे विश्व में। आम का अचार भारत में चल रहा है, कई लोग देख रहे हैं आम टिक मार के आ गए, है कि नहीं? अब देखिए इंस्टीट्यूशन वगैरह की बात करें, जो हमारा मेन यहां से क्वेश्चन आना ही है, और ये इनमें से कई सारी चीजें हैं, जैसे कि क्या है? एग मार्क, ये आप लोग को पूरे में पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? एग मार्क बहुत जरूरी है। तो इनके फंक्शन देख लेते हैं और इस्टेब्लिशमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। नहीं याद होगा कोई बात नहीं, कल हम लोग फिर पढ़ लेंगे 2 बार, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एग मार्क जान रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसके लिए किसके लिए? ग्रेडिंग और मार्केटिंग के लिए जो एक्ट निकाला गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ठीक है, 1937, 1937, आजाद नहीं हुआ था भारत तब से निकाल दिया गया। हम लोग सोच रहे हैं अंग्रेज हमारा बहुत नुकसान करके गए। अंग्रेज भैया जितना भारत को डेवलप करने में योगदान दिए हैं, अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत डेवलप ही नहीं हो पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, रेलवे दिया, है कि नहीं? बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे भारत में लेकर के आए, तो अंग्रेजों का योगदान रहा। हालांकि वो लोग प्रताड़ित करते थे, काम हम ही से करवा रहे हैं, हमारे ही गांव में आकर के हम ही को सोट पीट के हमारे ही जमीन का लोहा खोद के लेके जा रहे हैं, हम ही को चमका रहे हैं। यही होता था, इसीलिए परेशान थे, बाकी चीजों के लिए नहीं। अंग्रेज डेवलप किए हैं तो 1937 में लाके दे दिए एग मार्क, आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या काम है? सर्टिफिकेशन मार्क देखता है, यानी कि गवर्नमेंटल ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। अगर कुछ भी चीज आपको ट्रेड करना है मार्केट में ले जाके, भैया मेरा सॉस है मैं बनाया हूं, एग मार्क लगाओ इस पे पहले, ये है सिस्टम, ठीक है। और क्या करेगा? नोटिफाइड करेगा, किसके द्वारा? अब ये नोटिफाइड का मतलब समझिए, सर मैं जो है सॉस बनाता हूं, मेरे घर में फैक्ट्री है, तो कौन देखेगा उसको कि तुम्हारे घर में फैक्ट्री है, कैसा बन रहा है, साफ सफाई है कि नहीं? ये कौन करता है? DMI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये आके चेकअप करेगा, एग मार्क के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है एग मार्क के अंदर अगर हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग को देख रेख करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। और क्या करता है ये? इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है
उसके क्वालिटी को क्या करता है, इंश्योर कर रहा है। मतलब भैया बढ़िया बना है कि नहीं, ये थोड़ी है कि खराब टमाटर ला के डाल दिए हो, है कि नहीं, ये करेगा। और अगर सबसे पहला जो एग मार्क क्या है, सर्टिफिकेशन दे रहा है, सबसे पहले किसको सर्टिफाइड किया, या फिर सर्टिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है सबसे पहले किसके लिए बना, एग मार्क स्पेसिफिकेशन फॉर्मुलेशन फॉर करी पाउडर, ठीक है। करी लीफ जान रहे हो, मुराया कोई नहीं जी, ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर का होता है। मुराइन पाया जाता है लीफ में, कोइनिजीन पाया जाता है उसके फ्लावर में, दो अलग अलग चीज है ना। मुराइन और कोइनिजीन, यही दोनों केमिकल के कारण उसका नाम रखा गया मुराया कोइनिजी, जो कि करी पाउडर या करी पत्ती बोलते हैं, है ना, मीठी नीम बोल देते हैं। कब, 1957 बना, कब था, 1937। और पाउडर कब बनाया, 1956। याद हो गया, एग मार्क बन जाएगा। और एग मार्क सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए नहीं है, ये जितना भी आप चाहे धान पैक करके भेजो, चाहे आप धान कूट के चावल बना के बोरी में पैक करके भेजो, एग मार्क चाहिए, है कि नहीं, ये सर्टिफिकेशन देता है। अगला क्या है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कैसा है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कब बना, 1945, रोम इटली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उसको भी बहुमूल्य रूप से बढ़ावा देने का काम करता है, ताकि भूखमरी कम हो, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा है, इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर, भूखमरी की समस्या को कम करने का। भारत कौन से नंबर पे है भूखमरी पे, पूछ सकता है। भारत 112वें नंबर के आसपास में है, ठीक है। इसको और थोड़ा कम करके लाना है। और क्या है, 194 कंट्रीज जो है FAO के साथ काम करता है, 194 कंट्री और एक यूनियन जिसको यूरोप यूनियन बोला जा रहा है कि नहीं। अब यूरोप में बहुत सारे कंट्री है ना, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है जहां से मेंडल साहब आए थे, है ना, ऐसा करके बहुत सारा नाम है, फ्रांस है, इटली है, ये सब है। तो 194 कंट्रीज जो है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है। 1945, रोम इटली, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, फुल फॉर्म लिखिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां है, मैसूर कर्नाटका, ठीक है, मैसूर कर्नाटका, यहां पे लिख देता हूं, मैसूर कर्नाटका। स्थापना हुई थी 1950 में, मैसूर कर्नाटका स्थापना दिवस 1950, ठीक है। ये CFTRI डायरेक्टली पूछेगा, काम वगैरह तो जान रहे हो, काम इससे ही समझ में आ रहा है, इसके नाम से ही। रिसर्च करेगा किससे रिलेटेड, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है कि नहीं। CFTRI मैसूर कर्नाटका। इसी से रिलेटेड दो तीन और नाम है। CFTRI कहां है, मैसूर कर्नाटका। CTCRI पूछ ले तो, CTCRI, हाँ, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बताइए, तिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। और एक क्या है, CPCRI, क्वेश्चन आया था आरयू में शायद, है कि नहीं। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, कसारगोड़ केरला, ठीक है। ये आप लोग नाम याद रखिए, इसी से रिलेटेड है, CFTRI, CTCRI, CPCRI, तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो F से रिलेटेड क्या है, फूड टेक्नोलॉजी, T से रिलेटेड ट्यूबर क्रॉप, P से रिलेटेड प्लांटेशन क्रॉप, बन जाएगा। आगे चलें,
आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये भी किससे रिलेटेड है? पोस्ट हार्वेस्ट से। प्रिवेंशन है, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, इसमें क्या कह रहा है? जो फूड है एडल्ट हो जाए, एडल्ट मतलब खराब होना, ठीक है, एडल्ट्रेशन का मतलब हो रहा है खराब होना, है ना। अगर फूड खराब हो जा रहा है तो उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, या फिर क्या क्या सावधानियां पूरी होनी चाहिए, ये कौन इंश्योर कर रहा है? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत, जो कि 1954 में आया जरूर था, लेकिन इसका रूल फॉलो हुआ था 1955 में, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आया, लेकिन रूल आया 1955 में। ये क्या कर रहा है? देखो, प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड विच इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। क्या चीज अब खाने योग्य बचा कि नहीं, कितने दिन में ये खराब हो जा रहा है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। जैसे कि एक्ट है, टोमेटो का सॉस 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। कई सारे केसेस में ऐसे नियम बनाए रहते हैं, तो उसी के अंदर आ रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, याद हो जाएगा। अब आता है क्या? इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये एग्रीकल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसका फायदा आप आज भी उठा सकते हो। उसको बताता हूं थोड़ा। ये क्या है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया कब था? 1955 में, है कि नहीं। 1955 में आया। ये क्या काम है इसका? इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन कमोडिटीज और प्रोडक्ट, यानी कि भारत के विभिन्न कोने में कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि पहुंचना बहुत जरूरी है, जो कि नेसेसरी है, आवश्यक है, उनको पहुंचने में कोई बाधा ना हो। अब बाधा क्या आ सकती है? मैं लेकर के आया, जैसे दुकान में आजकल देखते हो 20 रुपए का कोको कोला है, बेच कितने में रहा है? 25 रुपए में। क्या बोलते हैं? भैया ये हमारा फ्रीजिंग चार्ज है, ठंडा करने का चार्ज। नहीं, कोई नियम नहीं बनता है। यही चीज को देखने का काम कौन करता है? इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। कोई रोक ना पाया। मान लो तुम्हारे पास 20 रुपया है, कोको कोले लेना है, 25 में दे रहा है, ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे ना। तो इस चीज को ब्लैक मार्केट से बचाने के लिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया। ये किसमें काम कर रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, विदाउट हार्डनिंग एंड ब्लैक मार्केट, रेट बढ़ा करके ना दे, ब्लैक मार्केट में ना चले, इनसे बचाने का काम करता है। क्या क्या आते हैं? फूड स्टफ, खाने वाली सारी चीजें, ड्रग्स यानी कि दवाइयां, ठीक है, और फ्यूल से रिलेटेड आ गया, पेट्रोलियम आ गया, हमारा ईंधन आ गया जिससे खाना बना रहे हैं, एलपीजी वगैरह, है ना, पेट्रोलियम, ये सब चीजों को इंश्योर करता है, ठीक है। इसके बाद आएगा जो हमारा फूड से रिलेटेड है, इसको अभी फिलहाल मॉडिफाइड किया गया है, मॉडिफाइड एज अ इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है, मॉडिफाइड एज अ इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट पूछा जाता है, ठीक है। काम तो समझ में आ गया ना। ब्लैक मार्केट से बचाना है, हार्डनिंग से कम करना है, और जितना उसका वास्तविकता वाजिब रेट है वही रेट में वो मिले लोगों को, जिससे लोगों को खरीदने में तकलीफ ना हो, ये इंश्योर करता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसके तहत अभी 2020 में बहुत सारे रूल लागू हो रहे हैं। कोई अगर 25 रुपया में दे, यहां जाके रिपोर्ट मार दो, दुकान वाले को फाइन भरना पड़ जाए। मेरे कॉलेज के सामने एक चाचा, होटल वाले, बेचारा 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के दे रहा, कौन लड़का तो उस पर रिपोर्ट मार दिया, उधर से आए 50,000 का फाइन ले दिए, छोटे से ठेला में 50,000 देना ही पड़ा उनको, समझ रहे हो। ये है भाई। अब कई जगह सोच समझ के, रोड में था, मेन हाईवे में था, बोल के 50 ले लिया, गांव वाले से 20 लेगा, एकदम कोंटा वाला ला भाई 10 ला यार, ऐसा चलेगा, है ना। इतना हो गया। अब इसी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत फॉलो किया क्या? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रिजर्वेटिव को महत्व देता है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, ये आता है किसके अंदर? अंडर द सेक्शन नंबर 3 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। कौन से नंबर? अंडर द सेक्शन नंबर 3 पूछा गया है,
तो इसको नोट करिए कौन से सेक्शन में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर क्या आ रहा है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर आ रहा है। तो सेक्शन 3 के अंदर और क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स विथ मेंटेनिंग, क्या बोल रहा है, सैनिटरी यानी कि साफ सफाई है कि नहीं, हाइजीन को मेंटेन करके रखा है कि नहीं, साथ ही साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड लेड डाउन इन द ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर में क्वालिटी को रखने को बोला गया है वही क्वालिटी आपको मेंटेन करना है। जैसे इसके अंतर्गत एक क्वालिटी मेंटेन किया गया है कि जो कलर प्रिजर्वेटिव है उनका यूज भी 200 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम लोग कलर डाल रहे हैं तो 200 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, आपको बताऊंगा। डिब्बा बंदी करते हैं तो कितना जगह ऊपर में खाली रहना चाहिए ये भी पूछता है, एक निश्चित जगह, ताकि वहां पे एयर ज्यादा ना रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ज्यादा ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर क्या कहता है, इंश्योर द हाइजीन एंड क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं जो ऑर्डर में दिया गया है। हो गया। आगे देखिए नाफेड। नाफेड एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेटिव मार्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, है कि नहीं। नाफेड के बारे में सुने होंगे। नाफेड का लाइसेंस बहुत जरूरी है। नाफेड क्या करता है, आपस में अगर तुम दुकान खोल रहे हो, मेरे से लाइसेंस, जैसे इंसेक्टिसाइड का दुकान खोलना है लाइसेंस चाहिए ना भाई, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इससे अंदर जुड़ा हुआ है नाफेड के अंदर। इसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1958 में। कहा हुआ, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। काम क्या है इसका, प्रमोट करता है ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस अक्रॉस द नेशन। वर्ल्ड वाइड अगर आप लोग को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिर फॉरेस्ट से निकलने वाली चीजें को अगर मार्केट तक पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंचाना है तो एक नाफेड के द्वारा होकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, नाफेड के द्वारा। इसके 4 रीजनल ऑफिस है। एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जगह है जहां नाफेड का रीजनल ऑफिस नहीं है। ये तीनों दे दिया, एक गायब है, एक की जगह हम दूसरा दे दिया, है कि नहीं। कोलकाता की जगह में क्या दिया, और कुछ दे दिया, मान लो, है ना, रायपुर दे दिया, तो रायपुर में नहीं है। तो चारों रीजनल ऑफिस का नाम आपको याद होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसके अलावा 127 इसके सब रीजनल ऑफिस है, छोटे छोटे, उसको मत लिखो, ये 4 को मेजर लिखो। 4 रीजनल ऑफिस, ठीक है। इतना लिख लिए होंगे तो आगे बढ़े। नाफेड हो गया, एगमार्क हो गया, है कि नहीं, पीएफओ हो गया, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो गया। ये सारे को एक बार और बता दूंगा ताकि आपका याद हो जाए। स्टेप बाय याद है, सभी स्टेप बाय है, कोई आगे पीछे तो नहीं है। ईयर वाइज चल रहा है, आज ये आया तो कल ये आएगा, परसों वो आएगा, ऐसा इसमें याद होगा। 4 बार ऊपर से नीचे पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, अपेडा। अपेडा भी एक संस्थान है जो कि महत्वपूर्ण है, न्यू दिल्ली में है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करने का काम करता है कौन, अपेडा। स्थापना 13 फरवरी 1986 न्यू दिल्ली, 13 फरवरी 1986 न्यू दिल्ली। काम इसका है एक्सपोर्ट को डेवलप करना, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट को डेवलप करना, प्रमोट करना। इसके लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको भी कम करना। खाली ये नहीं कि ला भैया तेरा सामान है मैं बाहर भेजवा दूं, नहीं, तेरे को उगाने में भी क्या क्या दिक्कत हो रहा है मेरे को बता, मैं मदद करता हूं, ये है कि नहीं। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लगभग इसी के दोनों सेम है, 1986, ठीक है दोस्त।
उसके बाद क्या है, CIPHET शॉर्ट फॉर्म देगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। याद हो जाएगा CIPHET कहाँ है, लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब वाले इतने हाईटेक एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं आज भी, और चाहे कोई भी समस्या हो, धरना हो, पंजाब वाले पहले पहुंचेंगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ये लोग खाली खेती किसानी में आगे, ट्रेड में भी आगे हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं, कनाडा भेजते हैं सीधा अपना सामान, कनाडा में कांटेक्ट है उनके बच्चे लोग, है कि नहीं सर। मैक्सिमम पंजाब के अगर जो बड़े बड़े किसान हैं उनके बच्चे लोग कनाडा में शिफ्टेड हैं, ट्रेड को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू जाके बैठे हैं वहां, ट्रेड मेंटेन कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है वो हरियाणा से है, काफी खेती किसानी के बारे में जानता है, बहुत भयंकर बड़ा बड़ा फार्म है, वही बताता है डायरेक्ट कनाडा ट्रांसपोर्ट, समझ रहे हो। और ऐसी ऐसी चीजें जो कनाडा में नहीं हो रही हैं, मसाला हो गया, इंडिया में अच्छी जगह से लेके जाओ सीधा मसाला ट्रांसपोर्ट कर दिए, काजू सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, है कि नहीं। तो लुधियाना पंजाब में याद रखिएगा पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे और देखिए, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन एक्ट या फिर ऑर्डर। अब ये वेजिटेबल ऑयल बोले तो ये नहीं ना कि टमाटर से तेल निकाल रहे हैं, इसका मतलब जो हम लोग सब्जी बनाने में तेल का उपयोग करते हैं उनके बारे में क्या नियम कायदा कानून है भाई, वो भी तो जरूरी है कि नहीं। आजकल के आप लोग तेल में देखिएगा, अगर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो एकदम धुआं मारेगा, बहुत गंदा धुआं मारता है कि नहीं। ये कहीं ना कहीं क्वालिटी का मैटर करता है, जो अच्छा तेल होता है वो हाई टेम्परेचर में भी धुआं नहीं मारता, लेकिन आजकल के तेल मार देते हैं धुआं। और ये जो राइस ब्रान ऑयल है ये तो 80-90 में ही धुआं मारने लगेगा, है कि नहीं। राइस ब्रान ऑयल उतना ही खतरनाक है जितना कि सस्ता है ना। पर क्या करे भाई, अब कुछ तो चाहिए, कुछ ना होने से बेहतर कुछ हो। इंसान घी तो खा नहीं सकता रोज, है ना, दिया जलाकर खरीद के ला रहे हैं। चलिए इसको लिखिए, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट रेगुलेशन ऑर्डर कब आया, 1998 में आया, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह थे जिन सब का अब मतलब नहीं है, क्योंकि अब सबको एक में मिला दिया गया है। वो क्या है, फसाई, यहाँ पे फसा बस लिखा है FSSA, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब आया, एक्ट आया भैया 2006 में, एक्ट लॉन्च किए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। लेकिन इसको एक ऑथराइज्ड बॉडी बनाने का काम कब किया गया, 2011 में। नाम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है कि नहीं। चिप्स लेने जाओ पीछे फसाई लिखा हुआ है, भले ही चेकअप किया है कि नहीं भगवान जाने, गांव के छोटे नहीं, कहाँ अब दुकान वाला ब्रेड बेच रहा है उस पर थोड़ी फसाई वाला आएगा कि दिखा भाई तेरा क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि नहीं। हाँ, अब ये जो है हर स्टेट में है इसके अथॉरिटी, लेकिन सब पैसा चल जाता है भाई, है कि नहीं। गुड़ाखू फैक्ट्री किसका है बताओ, तोता छाप गुड़ाखू फैक्ट्री, हाँ बताओ भाई, बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में मार्केट कवर करता है, पता है आप लोग को। मेरे घर में 4 लोग गुड़ाखू हंसते हैं, साला सुबह जितना खाना नहीं खाएंगे उतना गुड़ाखू खा जाते हैं, समझ रहे। बनाता कौन है, आप लोग को बता दूं, अमर अग्रवाल जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे छत्तीसगढ़ के, है कि नहीं, उन्हीं का गुड़ाखू फैक्ट्री है। मतलब हम तुमको इलाज तो करेंगे लेकिन पहले गुड़ाखू करके बीमार होके तो आओ। ये काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब बताओ आप लोग को लग रहा है कि इनके बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा होगा। मान ले आप खराब चीज बनाओगे, मैं ऑफिसर हूं आपको धमका दूंगा, अब मैं ही नेता हूं तो आप ही नेता हो तो मैं धमका पाऊंगा क्या आपको, ऐसा हो रहा है भाई। आगे बात करते हैं, फिलहाल जितने भी ऑर्डर हैं उन सबको किसमें ऐड कर दिया गया, फसाई के अंदर में ऐड कर दिया गया, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन
ऑर्डर था, इन सबको फसाई के अंदर ऐड कर दिया गया। ठीक है, और ज्यादातर जो नए नियम लागू किए गए वो 2011 में किए गए फसाई के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है? सभी को खाना मिलना चाहिए, सभी को अच्छा खाना मिलना चाहिए। इससे पहले जो रेगुलेशन आया था सभी को खाना मिलना चाहिए, अब कहते हैं अच्छा खाना मिलना चाहिए, वेल मेंटेन्ड, विटामिन ए, विटामिन डी सब कुछ उसमें बराबर हो, है कि नहीं। ये कब आया? 2013 में। इसके बाद आया, यहां पे लिख लीजिए, फसाई। फसाई अब जो है फसाई जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी लाइसेंस दे रहा है, सर्टिफिकेशन दे रहा है। मान लो मैं कहता हूं मैं ऑर्गेनिक खेती, टमाटर लेके आया, टमाटर को केचप बनाया, क्या भरोसा भैया तुम ऑर्गेनिक बनाए हो कि नहीं? इसको भी अब इंश्योर कर रहा है कौन? फसाई। तो अगर आपसे पूछे फसाई विथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में फसाई का सर्टिफिकेशन कब से लागू हुआ, यहां पे लिख देता हूं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो ये कब है? 2017। ठीक है, रिसेंटली लागू हुआ 2017 में। इतनी सारी भयंकर भयंकर चीजें हैं भाई, ये आप लोग को याद करनी ही है, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है कि नहीं। एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमिक्स से ही चल रहा है, भले हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह तो यूज कर ही रहे हैं, पर इकोनॉमिक्स का बड़ा योगदान है। आगे और दो चार चीजें हैं, जैसे कि IICPT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो कि जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो धान गेहूं हो, चाहे टमाटर बैंगन हो, चाहे एक्सेट्रा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कौन कर रहा है? थंजवूर, तमिलनाडु। ठीक है, थंजवूर तमिलनाडु में है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्या है? FPCI क्या है? फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड केनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड केनिंग इंस्टीट्यूट लुधियाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लुधियाना पंजाब में क्या है? हाँ, इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, सीपेट। और ये क्या है? लखनऊ, FPCI हो जाएगा। और ये दो लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी का काम क्या है? गवर्नमेंटल ऑथराइज्ड लेबोरेटरी है। इनका काम ये होता है भैया कि मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, सॉस बना के बेच रहा हूं, अब हमारे सर जी को दिक्कत है कि ये तो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, ये तो ऐसी बना दे रहा है, हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर रहा है। सर जाएंगे, केस कर दिए, जज क्या बोलेगा? भैया इसको टेस्टिंग के लिए भेजो, तुरंत टेस्टिंग के लिए भेजो। तो कहां जाएगा? यही तो जाएगा ना, लेबोरेटरी, जो कि गवर्नमेंटल ऑथराइज्ड लेबोरेटरी है, यही भेजे जाते हैं। सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कोलकाता, वेस्ट बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पता नहीं लगता ये क्लास होता है। सर आप बंद कर दिया करो सर, बंद कर दिया। ठीक है, सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कहाँ है? कोलकाता में है। वहीं अगर बोले आपको सेंट्रल एग्रीकल्चरल एग मार्क लेबोरेटरी कहाँ है? एग मार्क लेबोरेटरी है मुंबई, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र। मुंबई में क्या है? सबसे पहला प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना था, सबसे पहला प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ था? मुंबई महाराष्ट्र, 1935। ये वाला है नागपुर महाराष्ट्र सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी, जो कि एग मार्क के अंदर में काम कर रहा है। ठीक है, इतिहास आप लोग को समझ में आया है ना? कल एक बार आएंगे तो फिर एक बार आप लोग को ऊपर से बता दूं ताकि याद हो जाए। बाकी इसमें से प्रश्न आना तय है, और खाली ईयर और स्थापना देख करके कोई फायदा नहीं, उसका वर्क जानना जरूरी है। आजकल वर्क पूछ रहा है, क्या काम करता है भैया? मान लिए चलो कि एक